चलिए, चैप्टर 2 ऑडिट, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ऑडियो मैं अपनी पीपीटी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास पीपीटी का एक्सेस नहीं है तो आप इस ऑडियो को सुन सकते हैं। कंडीशन बस यही है कि ये चैप्टर आपने एक बार बुक से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ऑडियो रिवीजन आपके रेगुलर स्टडीज़ का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आपको एक बार पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, तभी ये ऑडियो आपके काम में आएगा। चलिए, चैप्टर 2 स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तीनों में डिफरेंस समझते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बाद प्लानिंग बनती है, उसके बाद प्रोग्रामिंग बनती है। फिर से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बाद प्लानिंग बनती है, उसके बाद प्रोग्रामिंग बनती है। एक एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं, सपोज़ मेरा ऑब्जेक्टिव है टू बिकम रिच, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू बिकम रिच। अब मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं रिच बनने के, ठीक है। या तो मैं जॉब कर लूँ, या तो बिज़नेस कर लूँ, ठीक है। तो ये सारे रास्ते हैं मेरे पास। अब ऑब्जेक्टिव है मेरा टू बिकम रिच, ये सारे जो रास्ते हैं, बिज़नेस कर लूँ, जॉब कर लूँ, टीचिंग कर लूँ। अब इसमें से मैंने जो रास्ता चुना, से सपोज़ मैंने इसमें से एक रास्ता चुना बिज़नेस करने का। बिज़नेस करने का जो रास्ता मैंने चुना वो क्या हो गया, मेरी स्ट्रैटेजी। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव था टू बिकम रिच, मेरे पास 3 डायरेक्शन थे, टीचिंग कर लूँ, जॉब कर लूँ, या फिर बिज़नेस कर लूँ। मैंने बिज़नेस करने का रास्ता चुना, ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजी। सिर्फ सोच लेने से कि हाँ मैं बिज़नेस करूँगा, सिर्फ उससे काम नहीं होता है। आपको फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि आप कौन से बिज़नेस, मतलब कौन से नीश में आप बिज़नेस करोगे, कहाँ से प्रोडक्ट्स लाओगे, कहाँ से कस्टमर्स लाओगे, कौन से एरिया में बिज़नेस करोगे, कस्टमर फोकस क्या होगा आपका। तो ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते हो, इसको बोलते हैं प्लानिंग करना, इसको बोलते हैं प्लानिंग करना। फिर प्लानिंग में आप फर्दर एक चेकलिस्ट तैयार करते हो। प्लानिंग के बाद एक चेकलिस्ट तैयार करते हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने प्लानिंग किया कि मैं कहाँ से कस्टमर लाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उसमें कुछ एरियाज़ डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है, कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, ठीक है, एग्जीबिशन रखेंगे, ठीक है। अब फर्दर मैंने उसको और फर्दर ब्रेक डाउन किया। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सपोज़ एक पर्सन है राम, वो करेगा। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक पर्सन है राम, वो करेगा, ये हो गया चेकलिस्ट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे होना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वो श्याम करेगा, ये हो गया चेकलिस्ट। कहने का मतलब क्या है, प्लानिंग को मैं अगर फर्दर ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि कैसे क्या क्या होना है और कौन क्या क्या करेगा, उसको बोलते हैं चेकलिस्ट, मतलब प्रोग्राम। तो आई थिंक मैंने समझा दिया आपको। देखिए, ऑब्जेक्टिव पहले बनता है, फिर स्ट्रैटेजी बनती है, फिर प्लानिंग बनता है, फिर प्रोग्राम बनता है। कौन सा ज़्यादा डिटेल्ड है, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजी जस्ट एक्शन ओरिएंटेड पार्ट, ठीक है, वो एक्शन ओरिएंटेड है। सो किसको चेंज ईजिली कर सकते हैं, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग को, ठीक है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहली बात, प्लानिंग बनाना, प्रोग्रामिंग बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये तीनों किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है। तो ये तीनों बनाएगा, लेकिन जब तीनों बना रहा होगा तो साथ ही साथ मटेरियलिटी का भी ध्यान रखिएगा। फिर से, प्लानिंग बनाना, प्रोग्रामिंग बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये तीनों किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है। तो जब ये तीनों बनाएगा तो मटेरियलिटी का भी ध्यान रखेगा और उसको डॉक्यूमेंट भी करेगा। डॉक्यूमेंट कैसे करेगा, एज पर ऐसे 230। ऑडिट प्लानिंग का कौन सा स्टैंडर्ड है, 300। ऑडिट प्लानिंग का कौन सा स्टैंडर्ड है, 300। प्लानिंग इन्वॉल्व्स, पहले स्ट्रैटेजी बनेगा, उसके बाद प्लान बनेगा। ध्यान रखिएगा, प्लानिंग से पहले स्ट्रैटेजी बनता है, फिर स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लान बनता है। प्लानिंग बनाने के लिए आपको एटलीस्ट एक क्लाइंट बिजनेस की एक थरो नॉलेज होनी चाहिए। प्लानिंग करने के लिए आपको क्लाइंट बिजनेस की थरो नॉलेज होनी चाहिए। एक बार जब प्लान बन जाता है तो आप अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट और प्रोसीजर डिसाइड कर पाते हो। एक बार जब प्लान बन जाता है तो आप उसमें अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड कर पाते हो। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब आप ऑडिट कैसे करोगे, इंक्वायरी से करोगे, इंस्पेक्शन से करोगे, ऑब्जर्वेशन से करोगे, कि एनालिटिकल प्रोसीजर से करोगे। नेचर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप ऑडिट कैसे करोगे, इंक्वायरी से, ऑब्जर्वेशन से, इंस्पेक्शन से, एनालिटिकल प्रोसीजर से। टाइमिंग का मतलब है आप ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादातर कहाँ लगाओगे, कट ऑफ टाइम पे कि इंटरिम टाइम पे। फिर से, आप ऑडिट प्रोसीजर्स ज़्यादातर कहाँ लगाओगे, कट ऑफ टाइम में कि इंटरिम टाइम पे। एक्सटेंड का क्या मतलब है, एक्सटेंड का मतलब है कितना हद तक, ठीक है, कितना ज़्यादा, ठीक है।
तो प्लान शुड बी फर्दर डेवलप एंड रिवाइज एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। हम प्लान को फर्दर डेवलप कर सकते हैं, फर्दर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या है? देखिए, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ये है कि पहली बात, अगर हम प्लान करके चलते हैं तो हम एप्रोप्रिएट अटेंशन दे सकते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ में, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को ऑन अ टाइमली बेसिस, अपने पूरे ऑडिट एंगेजमेंट को ऑर्गेनाइज ढंग से कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम कर सकते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर विद एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस, कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर सकते हैं, और एक अपनी एंगेजमेंट टीम को टाइमली बेसिस पे डायरेक्शन और सुपरविजन दे सकते हैं। अपनी एंगेजमेंट टीम को एक टाइमली बेसिस पे डायरेक्शन और सुपरविजन दे सकते हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो 4 एडवांटेजेस हैं। मैंने आपको इसका मेमोरी टेक्निक याद कराया था, 4 रिसोर्स। तो पहला रिसोर्स का मतलब हुआ कि रिसोर्स किस टाइम पे डिप्लॉय करना है, रिसोर्स किस टाइम पे डिप्लॉय करना है, इंटरिम टाइम पे कि कट ऑफ टाइम पे, रिसोर्स किस एरिया में डिप्लॉय करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट था रिसोर्स कितने क्वांटिटी में डिप्लॉय करना है, कितने क्वांटिटी में, और चौथा था रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है। देखिए, 4 रिसोर्स स्ट्रैटेजी के 4 एडवांटेज हैं। 4 रिसोर्स क्या क्या? पहला, रिसोर्स को किस टाइम पे डिप्लॉय करना है, दूसरा, रिसोर्स को किस एरिया में डिप्लॉय करना है, तीसरा, रिसोर्स को किस क्वांटिटी में डिप्लॉय करना है, और चौथा, रिसोर्स को कैसे डायरेक्ट, सुपरवाइज और मैनेज करना है। इस स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कुछ फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं। क्या क्या वो 5 फैक्टर्स हैं? पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, चौथा, एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, और पांचवा है कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, चौथा, एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, और पांचवा है कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या बातें सोचते हैं? एफआरएफ क्या लग रहा है उस पर, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, या एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। एफआरएफ का मतलब क्या है? उसके ऊपर एएस लग रहा है कि इंड एएस लग रहा है। फिर से, एफआरएफ कौन सा है उसका, बिजनेस सेगमेंट्स कितने हैं उसके, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे अगर बैंक्स में अगर आप देखो तो बैंक्स में हमें स्टैट ऑडिट रिपोर्ट तो जमा करना ही पड़ता है, लेकिन बैंक में हमें LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करना पड़ता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में स्टैट ऑडिट रिपोर्ट तो जाती ही जाती है, बट हमें कारो रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पॉइंट्स है? एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, एक मीटिंग कर लेंगे किस लिए? ताकि हम डिस्कस कर सकें नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ वर्क। मीटिंग कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि भाई आपको किस टाइप की और किस टाइम पे रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपस में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है, मतलब हमारे आपस में एंगेजमेंट टीम्स में आपस में क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है। देखिए, 4 पॉइंट है इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में। पहला तो एंटिटी टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, दूसरा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे टू डिस्कस नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ वर्क, तीसरा डिस्कशन कर लेंगे मैनेजमेंट के साथ कि वो किस टाइप की हमसे रिपोर्ट चाह रहा है और किस टाइम पे रिपोर्ट चाह रहा है। उसके बाद एक्सपेक्टेड नेचर, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, मतलब हमारे आपस में क्या एक एक्सपेक्टेशन बन रही है कि भाई साहब हमें कब रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। तो अगर रिसेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली हमें अपने टीम को, हमने अपने मेंबर्स को ज़्यादा होता ना सुपरवाइज डायरेक्ट करना पड़ेगा। एफआरएफ चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली, और थर्ड कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स है, जैसे लीगल इन्वायरमेंट चेंज हो गया पूरा का पूरा क्लाइंट का, तो ऐसे केसेस में भी हमें ज़्यादा डायरेक्ट सुपरवाइज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इंटर रिलेटेड है। अगर किसी एक में भी चेंज होता है तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। आप सोचिए, अगर स्ट्रैटेजी चेंज हो गई तो प्लानिंग भी चेंज हो जाएगी। और मान लीजिए अगर सिग्निफिकेंट वे में अगर आपने प्लानिंग भी चेंज कर दी है, सिग्निफिकेंट वे में अगर आपने प्लानिंग भी चेंज कर दी है तो स्ट्रैटेजी में भी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग कैसे बनता है? सबसे पहले देखिए, स्ट्रैटेजी बनता है। स्ट्रैटेजी में हम बहुत सारे की एरियाज़ डिफाइन करते हैं, बहुत सारे मैटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एड्रेस करते हैं प्लानिंग में। देखिए, स्ट्रैटेजी में हम लोग की एरियाज़ डिफाइन करते हैं, मैटर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे टैकल करना है, कैसे फेस करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं, वो कहाँ लिखते हैं प्लानिंग में। अब प्लानिंग में किस किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आता है? तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें करना है, तो हम लोग लिखते हैं रैप कैसे करना है। रैप मतलब 315 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315, ठीक। फिर हम लोग फैप मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 330। रैप कैसे करेंगे, फैप कैसे करेंगे, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट हम लोग लिखते हैं कहाँ पे? प्लान में, ठीक है।
और एज प्रीवियसली सेड, प्लानिंग ज़्यादा डिटेल्ड है स्ट्रैटेजी से, प्लानिंग ज़्यादा डिटेल्ड है स्ट्रैटेजी से। चलिए, उसके बाद प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेफिनेटली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार प्लान बना लिया और बाद में उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली थ्रू आउट दी ऑडिट आपको प्लानिंग को अगर ज़रूरत पड़े तो आप चेंज कर सकते हो, जितनी बार भी चाहो आप चेंज कर सकते हो। देखिए, मैं आपको फिर से अगर रिवाइज कराऊँ तो ऑडिट की 3 स्टेजेस हैं, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज। प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज या रिपोर्टिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, हम लोग ऑडिट को प्लान कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होता है कि हम प्लान के हिसाब से ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं और एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। प्लान के हिसाब से ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं और एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। रिपोर्टिंग स्टेज में क्या होता है कि हमारे जो भी अभी तक के कंक्लूजन्स हैं, जो भी हमारे अभी तक के ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम रिपोर्ट में लिख देते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं। तो सर रैप कहाँ परफॉर्म करते हैं? रैप परफॉर्म करते हैं प्लानिंग में, क्योंकि रैप करने से ही हमें क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होती है। सर फैप कहाँ परफॉर्म करते हैं? फैप करते हैं एग्जीक्यूशन पे। फैप का सिंपली मतलब ये होता है रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेस्ड। रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेस्ड, हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी रैप में, क्या वो अंडरस्टैंडिंग सही है क्या? हमने जो भी रिस्क असेसमेंट किया था रैप में, क्या वो रिस्क असेसमेंट सही है क्या? ठीक है। इन केस अगर आप फैप करते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग में मिसमैच होता है तो डेफिनेटली आपको अपनी पूरी प्लानिंग रिवाइज करनी पड़ सकती है। हो सकता है शायद आपको पूरी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी पड़ जाए। ठीक है, तो वही बोल रहा है, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रैदर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग बना दिया काम खत्म, आपको प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ सकता है बाद में। उसके बाद एक पॉइंट ये भी है, देखिए प्लानिंग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक इटरेटिव प्रोसेस है। जैसे देखिए, मैं सपोज़ कीजिए अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ऑडिट कर रहा हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे प्लानिंग थ्रू आउट दी ऑडिट चेंज करनी पड़ सकती है। जैसे रिलायंस की मैं ऑडिट करने गया तो प्लानिंग स्टेज में तो मुझे प्लान बनाना ही बनाना है। फिर हो सकता है एग्जीक्यूशन स्टेज में मुझे कुछ रिवाइज़ करना पड़ जाए। ठीक है, तो प्लान ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो ख़त्म। फिर एक बार रिलायंस की ऑडिट ख़त्म किया, मान लीजिए टाटा की ऑडिट कर रहा हूँ, तो टाटा की ऑडिट में भी प्लानिंग बनाना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, इटरेटिव प्रोसेस है। एक क्लाइंट को आप निपटाते हो तो दूसरी क्लाइंट की प्लानिंग शुरू कर देते हो। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट एडिशनल है कि जब हम लोग रैप करने जा रहे होते हैं तो कुछ बातें प्लान करते हैं। जब हम लोग रैप करने जा रहे होते हैं, रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, क्या जब हम लोग रैप करने जा रहे होते हैं तो कुछ बातें प्लान करते हैं। क्या क्या? वेदर AP टू बी अप्लाइड एज रैप, क्या हम लोग जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे वो क्या एनालिटिकल प्रोसीजर की हेल्प से करेंगे, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप या कुछ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएंगे, मतलब इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी को डिटरमाइन करते हैं। एक्सपर्ट्स को लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है वो देखते हैं, और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। फिर से 5 क्या क्या पॉइंट है जो हम प्लान करते हैं बिफोर गोइंग फॉर रैप। 5 क्या क्या पॉइंट है, वेदर AP टू बी अप्लाइड एज रैप, वेदर कुछ अदर रैप प्रोसीजर्स करने हैं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, और एक रफ वे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि भाई मेरे क्लाइंट का लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। उसके बाद बात करें नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग की, तो प्लानिंग में आपको पता ही है कि हम लोग बहुत सारे मैटर्स को कंसिडर करते हैं कि क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है क्लाइंट का। ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्सपर्ट्स को लेके जाना है क्या। ठीक है, और प्लानिंग में ऑब्वियसली हम लोग अपने की मेंबर्स को, इंगेजमेंट पार्टनर्स को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और हम लोग चाहें तो मैनेजमेंट से कुछ एलिमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ठीक है, हम लोग कुछ चाहें तो एलिमेंट्स कुछ प्लानिंग के डिस्कस कर सकते हैं, किससे, मैनेजमेंट से। प्लानिंग प्रोसेस दो फेजेस में डिवाइडेड है। प्लानिंग प्रोसेस 2 फेजेस में डिवाइडेड है, एक प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और प्लानिंग एक्टिविटीज़। प्लानिंग प्रोसेस 2 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और प्लानिंग एक्टिविटीज़। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, बेसिकली हम इसमें 3 पॉइंट्स हैं। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, क्या आप क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है आपका, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्या वो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो। दूसरा है इवैल्यूएटिंग द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, मतलब आप अपना इंडिपेंडेंस चेक करते हो। फिर थर्ड पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आप एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रेडी करते हो। ठीक है, प्लानिंग एक्टिविटीज़ में 2 पार्ट है कि पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसके बाद प्लान बनाते हो, पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हो उसके बाद प्लान बनाते हो। अब परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इसमें क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो,
ठीक है, बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर्स लगाते हो, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रिटी चेक करते हो, कॉम्पिटेंस चेक करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना नहीं करना वो सब बातें आप देखते हो। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, SQC 1 में, कहाँ लिखी हुई है SQC 1 में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो। उसके बाद क्लाइंट की इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस लेवल अपना चेक करते हो, कुछ इंप्लीकेशन ऑफ मैटर्स चेक करते हो, और कई सारे प्रोसीजर्स आप लगाते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर इवैल्यूएटिंग द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, इसमें क्या क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या मैं इस ऑडिट के दौरान इंडिपेंडेंट रह पाऊँगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे फर्म से और उसके नेटवर्क फर्म से। फिर से आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे फर्म से और उसके नेटवर्क फर्म से। सर नेटवर्क फर्म की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? देखिए मैं शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए क्लाइंट में, और जैसे मान लीजिए क्लाइंट कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का तो मैं शेयर होल्डर हो ही नहीं सकता, और मैं कंपनी के सब्सिडरी का, कंपनी की होल्डिंग का, कंपनी के एसोसिएट का भी शेयर होल्डर नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो किसी कंपनी के, तो आप उस कंपनी के तो शेयर होल्डर हो नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी के, उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के, उस कंपनी के एसोसिएट कंपनी के, मतलब जितने भी कनेक्टेड फर्म्स हैं, जितने भी रिलेटेड फर्म्स हैं, आप उसमें भी शेयर होल्डर नहीं हो सकते। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर इस कंपनी की सब्सिडरी कौन सी है, इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन सी है? तो यही तो कर रहे हैं। पहला पॉइंट, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई इवैल्यूएट द सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट पॉसिबल थ्रेट। मतलब हम फर्म से, क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेने, भाई साहब आपकी क्या क्या नेटवर्क फर्म से हमको बता दीजिए, ताकि हम अपने लेवल पे अपने एंगेजमेंट मेंबर से डिस्कशन कर लें कि भाई किसी का कोई इंडिपेंडेंस तो नहीं है या कोई इंडिपेंडेंस थ्रेट तो नहीं है। उसके बाद फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करेंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करेंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे। उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाना, ओवरऑल प्लानिंग बनाना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सर वो क्या कुछ एलिमेंट डिस्कस कर सकता है प्लानिंग का? हाँ कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आप पूरी की पूरी ऑडिट प्लानिंग डिस्कस नहीं करेगा, अदरवाइज़ वो पूरी ऑडिट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, जब हम लोग प्लानिंग बनाते हैं तो ऑब्वियसली अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को और एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनके एक्सपीरियंसेस और उनके इंसाइट्स, उनके व्यूज़ हमें मिल पाएँ। सर का प्लानिंग में चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। 3 केसेस हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कोविड आ गया, चेंजेस इन कंडीशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्लाइंट का डेटर बैंकरप्ट हो गया या क्लाइंट का डेटर आपके ऊपर उल्टा केस कर दिया। थर्ड, आपस में एविडेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपस में एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये 3 केसेस जब आपको प्लानिंग में रिवीजन मतलब करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, शॉर्ट में DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। सो क्या क्या फैक्टर्स हैं जब हमें डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसको मैंने न्यूमोनिक बताया था, कार्स, CARS, कार्स। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू के फैक्टर्स हैं कार्स, CARS। C फॉर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ टीम मेंबर्स, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज़। अगर आपके टीम मेंबर्स में कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज़ भरी पड़ी है तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में आप DSR कम करोगे, ऐसे केसेस में आप DSR कम करोगे। और अगर कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज़ कम है तो आप DSR ज़्यादा करोगे। A फॉर एरिया ऑफ ऑडिट, तो अगर एरिया जितना बड़ा उतना ज़्यादा DSR करोगे, एरिया जितना छोटा उतना कम DSR आप करोगे। R फॉर रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम जितना ज़्यादा उतना DSR ज़्यादा, रोमम जितना कम उतना DSR कम। एक चीज़ मैं रिवाइज करा दूँ, रोमम कैसे निकलता है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। रोमम कैसे निकलता है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। लास्ट है S फॉर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी जितना कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली उतना आपका DSR बढ़ जाएगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन, सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन मतलब बेसिकली आप हर चीज़ लिखित में रख रहे हो, आप हर चीज़ का एक बैकअप रख रहे हो। तो क्या क्या चीज़ का आप बैकअप रखते हो? स्ट्रैटेजी का, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, क्या प्लान बनाया, क्या प्रोग्राम बनाया, और कब कब चेंजेस किए प्लानिंग में, ठीक है। स्ट्रैटेजी का, प्लानिंग का, प्रोग्रामिंग का, और कब कब चेंजेस किए। सर स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या हमने की डिसीजंस लिए थे, ताकि हमने क्या क्या की डिसीजंस लिए थे ये हमें मालूम चल सके। सर प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमें मालूम चल सके कि हमने क्या नेचर टाइम में एक्सटेंट ऑफ रैप और फैप डिसाइड किया था, ताकि हमें मालूम चल सके कि सर हमने नेचर टाइम में एक्सटेंट ऑफ रैप और फैप क्या डिसाइड किया था। कुछ आप एग्जाम्पल इसमें कोट कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में, जो भी आप डिस्कशन करते हो उसकी समरी, ठीक है। कुछ अदर कम्युनिकेशन हुए होंगे TCWG के साथ, वो आप लिख सकते हो। कुछ रिपोर्ट्स का रेफरेंस आप दे सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में। ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब ऑडिट प्रोग्राम क्या, मैंने आपको पहले ही बोला
ऑडिट प्रोग्राम इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं और उसको कौन करने वाला है। क्यों लगाते हैं ऑडिट प्रोग्राम? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम में फिर से रिवाइज कराऊँ, इट इज़ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, मतलब क्या क्या प्रोसीजर लगाना है इन द वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम। ठीक है सर, पूरे ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करना है? तो सबसे पहली बात, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल दी बिजनेसेस। मतलब कहने का क्या मतलब है सर, अगर मैं रिलायंस को ऑडिट करने जा रहा हूँ तो सर जो मैंने उसमें ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, क्या सेम वही ऑडिट प्रोग्राम मैं टाटा की ऑडिट में यूज़ कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि रिलायंस और टाटा का रिस्क अलग है, रिलायंस और टाटा का थोड़ा बहुत काम अलग है। तो इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल दी बिजनेसेस। ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एंगेज बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। असिस्टेंट एंगेज बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड, मतलब जो भी असिस्टेंट एंगेज हैं, जो वहाँ पे ऑडिट करने गए हैं, ठीक है, जो स्टाफ हैं, उनको आप एक तरीके से मोटिवेट करो कि हमेशा वो ओपन माइंड रखें। ठीक है, क्रिएटिव माइंड रखें, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद पीरियोडिक रिव्यू आप करते रहो। पीरियोडिक रिव्यू का क्या मतलब है कि आप ऑडिट प्रोग्राम को देखते रहो, कहीं वो ओल्ड तो नहीं हो रहा, ऑब्सोलीट तो नहीं हो रहा, आउटडेटेड तो नहीं हो रहा, तो आप उसमें क्या करो, चेंजेस करते रहो ऑडिट प्रोग्राम में। फिर हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। फिर ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें एविडेंस मिल सके, और कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। फिर से सर, ऑडिट प्रोग्राम वाले टॉपिक में क्या क्या हमें कवर करना है? तो इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल दी बिजनेसेस। असिस्टेंट जो भी इंगेज्ड हैं उनको आप इनकरेज करो टू कीप एन ओपन माइंड, और पीरियोडिक रिव्यू करते रहो पूरे के पूरे ऑडिट प्रोग्राम का। फिर सीखेंगे कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। फिर ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, डिज़ाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। और फिर सीखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है सर, ऑडिट प्रोग्राम हमें क्या देता है? एविडेंस देता है। तो सर क्या क्या तरीका है जब हम एविडेंस पिक कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन कर लो, मतलब कागज़ के उनके जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक कर लो। फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो आप फिजिकली जाके देख लो क्या सच में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आप चेक कर लो, उनके इंटरेस्ट का, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स आप चेक कर लो कैसा है कैसा नहीं है। मिनट्स बुक आप देख सकते हो। मिनट्स बुक क्या है, जो भी मीटिंग्स होती है उसकी एक समरी बनती है, उसको बोलते हैं मिनट्स बुक। मिनट्स बुक आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन ले सकते हो क्लाइंट से। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। सर ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे कैसे? तो पहली बात, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले आप कुछ बातें सोचते हो। सबसे पहला, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय आप स्कोप एंड लिमिटेशन के दायरे में रहते हो। ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय आप स्कोप एंड लिमिटेशन के दायरे में रहते हो। ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न में बनाओगे, ऑडिट प्रोग्राम में वही एविडेंस आप लगाओगे, या वही एविडेंस कोशिश करोगे आप पाने की जो रीजनेबली अवेलेबल है और जो बेस्ट एविडेंस है। ऑडिट प्रोग्राम में वही वेरिफिकेशन आप लगाओगे, वही प्रोसीजर्स लगाओगे जिससे आपको एविडेंस कैसा मिले, जो रीजनेबली अवेलेबल हो और बेस्ट एविडेंस हो। साथ ही साथ वही स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स लगाओगे जो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद हर एरिया का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, ऑडिट प्रोग्राम सारे एरिया को कवर करता है। सेल एरिया भी आप चेक करोगे, परचेज एरिया भी चेक करोगे, कैश एरिया भी चेक करोगे, बट एक्सटेंट डिफर कर सकता है। सेल एरिया में हो सकता है आप ज़्यादा चेकिंग करो, परचेज एरिया में हो सकता है आप कम चेकिंग करो, ये आपका अपना जजमेंट है। उसके बाद कंसिडर ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जब ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे। एडवांटेज क्या ऑडिट प्रोग्राम बनाने का? सर एडवांटेज क्या है ऑडिट प्रोग्राम बनाने का? तो सबसे पहली बात, एक टोटल और क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है हमें। ठीक है, टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, टोटल पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है काम का। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट ईजियर हो जाता है। हमें पता है कि सेल एरिया ज़्यादा रिस्की है, तो ऐसी जगह हम एक्सपीरियंस मेंबर को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट बिकम ईजियर। उसके बाद डेंजर ऑफ इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग कम हो जाता है। ठीक है, अगर हर काम लिखित में है तो ऑब्वियसली उसका डेंजर कम हो जाता है कि सर हम उस काम को भूल तो नहीं जाएंगे। और फिर क्या है, असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था कि जब ऑडिट प्रोग्राम बनवाते हैं तो सब मेंबर से साइन करवा लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है। फिर प्रिंसिपल कंट्रोल कर सकता है प्रोग्रेस को। उसके बाद इट सर्व एज अ गाइड। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए इस साल प्रोग्राम अच्छा बना है तो नेक्स्ट ईयर वो गाइड करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको हम रेप्लिकेट कर देंगे, हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, नहीं, बट एक गाइड की तरह काम करेगा कि नहीं एटलीस्ट ये एरिया तो चेक करना ही करना है नेक्स्ट ईयर भी। फिर इट सर्व एज अ एविडेंस इन द केस ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। अगर मेरे ऊपर कल चले कोई केस कर देता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना काम ढंग से नहीं किया या नेग्लिजेंटली किया, तो ऐसे केस में हम उसको ऑडिट प्रोग्राम दिखा सकते हैं और एक तरीके से वो मेरे लिए प्रूफ का काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो काम मैकेनिकल हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोग्राम रिजिड हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब अगर आप ओपन माइंड नहीं रख रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा।
उसके बाद इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स में टेक शेल्टर बिहाइंड दी प्रोग्राम। इनएफिशिएंट असिस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे कुछ आपके पास आर्टिकल होंगे, कुछ आपके पास क्लर्क्स होंगे, वो क्या बोलेंगे, सर हमें तो इतना ही लिख के दिया गया था, हमने तो इतना ही किया, ठीक है, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहेंगे। तो वही चीज़ है कि इनएफिशिएंट लोग शेल्टर लेंगे, ठीक है, एक एक्सक्यूज़ वाला होता है ना। उसके बाद हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। मतलब मान लीजिए कोई बंदा इनोवेटिव है, सर मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल है, उसको मैंने 2 प्रोसीजर लिख के दिया कि ये 2 प्रोसीजर तुमको परफॉर्म करना है, ठीक है, बट उसको ऐसा लगता है कि सर इन 2 प्रोसीजर से अच्छा मैं ये प्रोसीजर अगर परफॉर्म करूँगा ना तो मेरा काम ईजिली हो जाएगा। बट सिंस वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको जो लिख के दिया उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका एक इनोवेशन, उसका एक होता ना एफिशिएंट माइंडसेट किल हो रहा है, ठीक है, उसको जितना आप लिख के दिया है आपको उतना ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं इस चैप्टर में एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, मतलब रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि जब ऑडिटर ऑडिट करता है, ठीक है, तो वो कुछ एजम्पशन लेके चलता है कि यूज़र्स को इन बातों की नॉलेज होगी। सर जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो कुछ एजम्पशंस लेके चलता है कि यूज़र्स को इन बातों की नॉलेज होगी। क्या क्या? यूज़र को नॉलेज है, रीजनेबल नॉलेज है ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा, यूज़र समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट्स आर डन टू द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। उसके बाद यूज़र समझता है कि देयर कुड बी सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यूज़र क्या लेगा, डिसीजन लेगा। सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यूज़र क्या लेगा, डिसीजन लेगा। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये अभी फ़िलहाल चैप्टर 2 में तो आपके नहीं है, लेकिन अगर बाद के चैप्टर्स में आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में एक बार आपको पता चल जाए ना तो आगे आपको ईजी रहेगा। देखिए फिर से जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो कुछ एजम्पशंस लेके चलता है कि एटलीस्ट यूज़र्स को इतनी बातें पता होंगी। क्या क्या? यूज़र्स को रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। यूज़र समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट आर डन टू द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। यूज़र समझता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट होंगी और फिर जो अपना डिसीजन लेगा वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेगा, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इन केस आपको अगर मेरी पीपीटी की ज़रूरत है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।